नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। सातवें और आखिरी चरण के लिए जो प्रचार है वो थम चुका है। 7 मार्च को वोटिंग है और वोटिंग से ठीक पहले बनारस इस समय पॉलिटिकल हब बना हुआ है। बनारस का कोई ऐसा होटल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई धर्मशाला ऐसा नहीं है, कोई ऐसा लॉज नहीं है जो खाली हो। जो टूर एंड ट्रेवल्स के बिजनेस में जो लोग हैं उनकी सारी गाड़ियां फुल हैं। तो एक पॉलिटिकल टूरिज्म का जो एक आदर्श जो लोग खोजते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से जो पर्यटक आए कि हर चीज उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो बिल्कुल वही सिचुएशन इस समय बनारस की है। 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है और 54 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने के लिए बनारस पिछले चुनाव में भी एक आदर्श जगह माना गया था और इस बार भी बनारस के जरिए ही लोग राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बनारस को गोल्डन गेट बनाने की जो कोशिश थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2014 में थी, सक्सेसफुल हुआ। पूरे देश में नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का सिक्का जम गया और लगातार 8 सालों से बीजेपी पूरे देश में एक रूलिंग पार्टी की हैसियत से उसकी जो छवि है वो लगातार मजबूत होते जा रही है। उसमें बनारस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। 2017 के चुनाव में भी 303 सीटें जो बीजेपी को मिली, उसमें भी काशी मॉडल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और काशी के सहारे पूरब के जिलों में भी बीजेपी ने अच्छा खासा सेंध लगाया था। जिन 54 सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग है उसमें से भी जो कि समाजवादियों का एक जमाने में गढ़ हुआ करती थी, बलिया, आजमगढ़, मऊ, ये एक जमाने में समाजवादियों का गढ़ हुआ करती थी, उसमें भी 37 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली थी। ये और बात है कि तब ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता बीजेपी के साथ थे, आजकल वो समाजवादी पार्टी के खेमे में है। 2014 से बनारस ने एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखा है नरेंद्र मोदी के अलावा, वो है रोड शो। रोड शो का कंसेप्ट 2014 में आया। उसके पहले एक आध बार कोशिशें हुई थी, लेकिन प्रॉपर रोड शो आप उसको नहीं कह सकते हैं। रोड शो का जो एक नैरेटिव सेट हुआ वो 2014 में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैंडिडेट हुए, पीएम कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 17 में भी हमने देखा कि बनारस के सहारे पूरब के जिलों में बीजेपी ने अच्छा खासा सेंध लगाया। इस बार भी नरेंद्र मोदी को विशेष रूप से 2 दिनों तक बीजेपी ने बनारस में रोक रखा और उनकी जनसभाएं हुई, रोड शो हुआ। और इस रोड शो में नरेंद्र मोदी ने जो कई ऐसी चीजें की जो पहले हमने नहीं देखी थी, मसलन टोपी पहन के रोड शो करना। इसके पहले वो गमछे में तो दिखते थे, लेकिन इस बार गमछे के साथ साथ टोपी भी दिखी। दूसरा, पप्पू की जो चाय की अड़ी है वहां पहुंचकर उन्होंने चाय की चुस्कियां ली। कहते हैं कि 3 कुल्हड़ उन्होंने चाय पी। चाय हालांकि पप्पू के यहाँ अच्छी बनती भी है और चाय पर चर्चा आज से नहीं, करीब 100 साल हो गए उस अड़ी पर चाय पर चर्चा होते हुए। लेकिन 2014 में चाय पर चर्चा की औपचारिक शुरुआत वहीं से हुई थी। तब जो पीके हैं प्रशांत किशोर, वो चाय की चर्चा के सूत्रधार थे और शुरुआत उन्होंने उसी अड़ी से की थी। तो करीब 3.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हुआ। रोड शो मलदहिया चौराहे से शुरू हुआ। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्होंने रोड शो की शुरुआत की थी। 3.5 घंटों तक वो लगातार बनारस के लोगों से एक कनेक्टिविटी स्थापित करते रहे। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर किसको कहते हैं, अगर ये समझना हो तो आप नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। वो कम्युनिकेट बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। मसलन रोड शो के दौरान शव यात्रा जा रही थी, शव लेके लोग जा रहे थे। काशी तो मृत्यु का शहर ही है, तो उन्होंने अपना रोड शो रोक दिया और उन तमाम लोगों को जो शव यात्री थे, शव लेकर जो जा रहे थे, उनको उन्होंने आगे जाने दिया। तो काशी की परंपरा को काफी हद तक समझने में वो सफल भी रहे हैं। इसके अलावा महामना के प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। रोड शो का हिस्सा नहीं था लंका,
बावजूद इसके वो बीएचयू मेन गेट पर पहुंचे और महामना को उन्होंने माल्यार्पण किया। तो ये तमाम चीज़ें हमने नरेंद्र मोदी जी की रोड शो में देखी। अखिलेश यादव का भी रोड शो हुआ, उनका भी रोड शो बहुत दमदार तरीके से निकाला गया। किशन दीक्षित जो शहर दक्षिणी के उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी उनके साथ नजर आए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में न तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखे और न उनके जो उम्मीदवार थे शहर दक्षिणी के, जिसके लिए विशेष रूप से ये रोड शो निकला, नीलकंठ तिवारी, वो भी उनके साथ नहीं दिखे। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा कि प्रधानमंत्री के रोड शो में ज़्यादा से ज़्यादा एक सुरक्षित वातावरण हो सकता है उसका भी ख्याल रखा गया हो, लेकिन पीछे की गाड़ियों में तो कैंडिडेट्स हो ही सकते थे, हालांकि वो दिखे नहीं। इसके साथ साथ 54 सीटों पर, चूंकि आखिरी फेज है, आखिरी चरण है और अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त बनाने की कोशिश हो रही है। चूंकि पिछले 6 फेज में क्या हुआ है उसका ठीक ठीक आकलन तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि हर फेज में नेक टू नेक फाइट है, और अगर ऐसी स्थिति है तो ये फिर मैंडेट लेने वालों के लिए अक्सर फिर वो मुश्किल भरा होता है। चूंकि हर फेज में, खासकर 3 फेज के बाद, जैसे जैसे ये बुंदेलखंड अवध में चुनाव में आए और वहां से जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़े तो वोटिंग परसेंटेज भी घटा है। तो ये भी बीजेपी के लिए थोड़ा चिंता करने की बात है। तो कोशिश यही है कि लास्ट फेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, और उसके लिए बनारस से बेहतर दूसरा शहर हो नहीं सकता। अब उसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने जैसा बताया कि बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह इसी शहर दक्षिणी के गोदौलिया इलाके में है, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबने बाकायदे दर्शन पूजन किया। प्रधानमंत्री जी का तो जो पूजा था वो लाइव दिखाया गया। तो दर्शन पूजन के सहारे बाबा का आशीर्वाद लेने की भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश की है। ये कोई नई बात नहीं है, जब जब यहाँ चुनाव में लोग आते हैं आशीर्वाद लेते रहे हैं। चकाचक जी ने कहा भी है कि बाबा के दरबार में इला होई हो कल्याण चकाचक। तो कल्याण किसका होगा वो तो 10 मार्च को क्लियर होगा। लेकिन अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं 7वें फेज की, तो बनारस में वैसे भी जब जब चुनाव प्रचार होता है तो बड़ा लाइट मूड में होता है। नरेंद्र मोदी जी भी जब प्रचार कर रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, लेकिन वो एक सांसद से ज़्यादा बनारसी होने की उन्होंने एक कोशिश की, और काफ़ी हद तक, जैसा कि मैंने पहले बताया अभी, ये सफल भी हुए। वो चाय भी पिए, उतर कर पान भी खाएं, और चाय कहाँ पीनी है उनको पता है कि पप्पू की अड़ी पर ही चाय पीनी है। पप्पू की अड़ी के बारे में कुछ बताते चले। पप्पू की अड़ी 100 साल पुरानी अड़ी है, और जो बाकी शहरों में, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, इन शहरों में जो कॉफ़ी हाउस का एक इम्पोर्टेंस हुआ करता था, अब तो बहुत से शहरों में कॉफ़ी हाउस बंद ही हो गए। इलाहाबाद जो बनारस के बगल का शहर है, वहाँ का कॉफ़ी हाउस बड़ा मशहूर हुआ करता था। तो वहाँ जो विमर्श हुआ करता है बाकी शहरों में कॉफ़ी हाउसेस में या बड़े बड़े होटलों में, वो हमारे बनारस में अड़ी पर वो काम होता है। अड़ी मतलब बैठकी का अड्डा। तो एक ज़माने में बनारस में बहुत सारी अड़ियाँ मशहूर हुआ करती थी। उसमें गोदौलिया का इलाका था, नदेसर का इलाका था, लंका था, 80 था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बनारस के अड़ियों के बारे में हम लोगों को चूंकि जानना चाहिए। चुनाव और अड़ी का चोली दामन का साथ है। तो पहले हम अड़ी पर कुछ बता दें आपको। तो मेनली जो बनारस में अड़ियों की जो एक बात आती है, उसमें 3-4 जगह महत्वपूर्ण थे एक ज़माने में। उसमें गोदौलिया का डी रेस्टोरेंट, हालांकि वो एक ख़ास विचारधारा के लोगों के बैठने की जगह थी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो लोग प्रभावित थे, वामपंथी विचारधारा से, वो वहाँ जाकर बैठते थे। टंडन चाय की दुकान बड़ी महत्वपूर्ण अड़ी थी, ये लंका पर थी। ये बीएचयू के जितने भी छात्र संघ की राजनीति करने वाले बड़े नेता हुआ करते थे, चाहे मनोज सिन्हा रहे हों, चाहे चंचल रहे हों,
चाहे वो मोहन प्रकाश रहे हों, चाहे वो देवव्रत मजूमदार रहे हों, सुशील त्रिपाठी रहे हों, तमाम लोग वहाँ जाकर बैठक में राजनीतिक विमर्श किया करते थे। नदेसर की एक अड़ी हुआ करती थी, बेनियाबाग की एक अड़ी हुआ करती थी, लेकिन बाकी अड़ियों में एक खास विचारधारा देखने को मिलती थी। वो चीज़ पप्पू की अड़ी में कम थी। मसलन वहाँ हर विचारधारा के लोग बैठते थे। वहाँ समाजवादी भी बैठते थे, वहाँ वामपंथी भी बैठते थे, वहाँ दक्षिणपंथी भी बैठते थे। 92 में जब मंदिर आंदोलन 89-90 से शुरू हुआ तो 92 में तो वो हब था बिल्कुल। और राजनीतिक विमर्श कहते हैं कि उस दौर में लोग दो काम करते थे समझने के लिए कि क्या चल रहा अयोध्या में, क्या चल रहा लखनऊ में। या तो वो गांडी अखबार पढ़ते थे या फिर पप्पू की अड़ी पर जाकर लोगों की बातचीत सुनते थे। तो पप्पू की अड़ी की एक विशेषता ये जरूर है कि सभी विचारधाराओं को उसने समाहित किया था। ये वो जगह है जहां विश्वनाथ प्रताप सिंह को राजऋषि की उपाधि दी गई थी, प्रधानमंत्री थे तब वो। और पप्पू की अड़ी के पीछे गोयनका पाठशाला हुआ करता था, वहीं उनको राजवी की उपाधि, राजऋषि की उपाधि दी गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप समझिए कि कितनी महत्वपूर्ण जगह रही थी वो। काशी का 80 जो बहुत फेमस हिंदी का एक उपन्यास है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो प्लॉटिंग है, वो वहीं हुई थी। उसी अड़ी पर बैठकर और ये सारे लोगों की उसमें चर्चाओं को उन्होंने शामिल किया। कई उसके चरित्र जो हैं वो उस पर फिल्म भी बनी। इसके अलावा 2014 से तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पप्पू की अड़ी इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लोग जानने और समझने लग गए। जो भी बनारस आता है तो अब बनारस के टूरिज्म मैप में अब पप्पू की अड़ी भी एक जगह हो गई है। लोग पूछते हैं कि पप्पू की अड़ी कहाँ है, तो लोग जाते हैं वहाँ चाय पीने। चाय भी बड़ी यूनिक तरीके से बनती है और अभी भी वहाँ लोग आकर बातचीत करते हैं। तो वो बड़ी महत्वपूर्ण जगह शुरू से रही है। धूमिल, संसद से सड़क तक जिन्होंने लिखी, वो धूमिल वहीं बैठते थे। काशीनाथ सिंह, नामवर सिंह तो वहाँ बैठते ही थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी वहाँ बैठकर कभी चाय पीते थे। तो वो बड़ी महत्वपूर्ण जगह थी। उस जगह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना चाय पीने के लिए। वो वहाँ रहे भी। और विश्वनाथ सिंह पप्पू, जिनके नाम पर वो दुकान है, उन्होंने उनसे वायदा किया था कि वो आएंगे। वादा निभाया प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री इस चीज़ को समझते हैं कि बनारस में जा रहे हैं तो बड़ा बनारसी तरीके से वो यहाँ जितने देर तक रहते हैं उसमें वो सारी चीज़ें चाहते हैं कि वो उसके इर्द गिर्द रहें। देर रात वो निकल जाएंगे कैंट स्टेशन का जायज़ा लेने। और तो जैसा कि मैंने बताया, माहौल कैसे बनाना है और माहौल में कैसे बने रहना है, दोनों चीज़ें प्रधानमंत्री समझते हैं। अखिलेश यादव इस बात के लिए जरूर बधाई के पात्र हैं और उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई कि रोड शो के लिए उन्होंने बनारस को चुना। इसके पहले भी वो रोड शो कर चुके हैं। राहुल गांधी के साथ जब कांग्रेस सपा का गठबंधन था तो 2017 में वो रोड शो कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो अकेले रोड शो किए। और ये जानते हुए भी कि बनारस बीजेपी का गढ़ रहा है, आज से नहीं, शुरू से 89 से आज तक शहर दक्षिणी बीजेपी कभी हारी नहीं। बावजूद इसके उन्होंने उस इलाके में रोड शो किया। उन्होंने अपने कैंडिडेट को भी, जो उनके शहर दक्षिणी के उम्मीदवार हैं किशन दीक्षित, उनके साथ भी वो नजर आए। तो ये एक जरूर अच्छी बात देखी कि अपने कैंडिडेट के साथ वो दिखे अपने लोगों के बीच में। और उन्होंने कोशिश यही की कि भाजपा के गढ़ में थोड़ी बहुत सेंध लगाने की उन्होंने कोशिश जो की है। कितना असर होगा नहीं होगा 10 तारीख को क्लियर होगा। कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी, वो बहुत सौम्य तरीके से उनका प्रचार चल रहा है। और उन्होंने बनारस में जितने भी घंटे बिताए, उनकी कोशिश हुई कि वो चाहे बनारस का जो संगीत घराना है, उनके जो कलाकार हैं, चाहे पूरन महाराज हों, चाहे विकास महाराज, उनके साथ वो उठती बैठती दिखी। कबीर मठ में वो गई और विवेक दास जी महाराज जो वहाँ के महंत हैं, उनके साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया। यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बौद्धिक वर्ग हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उसके साथ भी उन्होंने अच्छा खासा समय व्यतीत किया। तो बनारस में होली से पहले होलियाना माहौल है।
होली तो तब शुरू होती है जब बाबा विश्वनाथ के साथ यहाँ के लोग रंग भरी एकादशी के दिन गुलाल खेलते हैं और उसके बाद यहाँ होली की शुरुआत होती है। लेकिन उसमें भी समय है, माहौल होलियाना जरूर हो गया है। इस चुनाव में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और खासकर इस आखिरी फेज में। एक तो भाजपा का गढ़ क्या भाजपा का है, क्या भाजपा उस पर अभी भी लोगों के साथ उसी तरीके से जुड़ी हुई है। एक तो इसकी परीक्षा है, बनारस की परीक्षा है। क्योंकि 8 सीटें थी बनारस जिलों में, पिछली बार बनारस जिले की 8 सीटें बीजेपी के पास हैं और इस बार उस पर जो मैंडेट आएगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितनी सीटें बीजेपी अपने हिस्से में रख पाती है या कितना उसको नुकसान होता। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, मऊ सदर की सीट। लगातार कानून व्यवस्था को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार ये कहकर कि हमारे समय में माफिया व्हील चेयर पर चल रहे हैं, तो क्या व्हील चेयर पर चल रहे हैं माफिया का जो नैरेटिव सेट हुआ है वो जमीन पर कारगर क्या होगा? क्या मऊ सदर की सीट जो पिछले कई सालों से मुख्तार अंसारी के पास थी, अब इस बार वो नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे चुनाव मैदान में है, तो क्या वहां से बीजेपी वो सीट अपने हिस्से में लेने में कामयाब हो पाई? एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, राजभरों का नेता कौन? बनारस जिले की एक सीट है शिवपुर, हालांकि वो चंदौली लोकसभा का हिस्सा है, तो वहां से अरविंद राजभर बनाम अनिल राजभर की लड़ाई। अनिल राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। अरविंद जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे हैं। तो राजभरों का नेता कौन, एक तो इसकी लड़ाई है। तीसरा, आजमगढ़ में बीजेपी कितना सेंध लगा पाई? पिछली बार लहर थी, बावजूद इसके बीजेपी को वहां कामयाबी नहीं मिली। अब बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया कि अखिलेश यादव करहल से चले गए चुनाव लड़ने, आजमगढ़ को उन्होंने छोड़ दिया। तो आजमगढ़ में कितना सेंध लगा पाने में बीजेपी सफल होती है, एक तो ये भी देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने आम लोगों का नमक खाया है, नमक का कर्ज वो चुकाने के लिए बेताब है। हमने दूध का कर्ज फिल्म तो देखी थी, अब ये नमक का कर्ज का जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है, इस नमक के कर्ज को कितना वो चुका पाए और कितना लोग नमक जो बीजेपी के नेता या बीजेपी की सरकार खाई है, उस नमक का कितना कर्जा अदा हो पाया, इस पर भी मुहर लगेगी। 10 तारीख को ये भी क्लियर होगा। तो कोशिश यही हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटों में से लगाया जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 54 में से 37 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास थी। कौन नेता उस समय किसके साथ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस 37 सीटों में से कितनी सीटें आप बचा पा रहे हैं, या जो बची हुई सीटें थी उसमें आप कितना सेंध लगा पा रहे हैं। ये तमाम बातें हैं जो इस फेज में देखने लायक होंगी। 10 तारीख को ये क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल कोशिश में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। विधानसभा चुनाव में बहुत सी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। मसलन ये चुनाव अब तक के सबसे टफ चुनाव में से एक है। ये इसलिए भी लोग कह रहे हैं ऐसा कि पता नहीं चल पा रहा है कि वाकई में हो क्या रहा है। जो एक खेमेबाजी है, वैचारिक खेमेबाजी, वो साफ साफ आपको दिखाई देगी। खास विचारधारा से प्रभावित लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि करीब करीब 325 सीटें आ रही हैं बीजेपी गठबंधन को, और दूसरे विचारधारा के लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि 250 सीटें कहीं नहीं गई। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में ही खेल हो गया है। तो इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो पिछले 3-4.5 साल से खत्म हो गई है, चाहे वो अखबार हो चाहे वो टीवी हो, ग्राउंड रिपोर्टिंग के अभाव में जो चीजें हैं, जो एनालिसिस हैं, वो ठीक ठीक सामने नहीं आ पा रही है।
एक तो बहुत कड़ी चुनौती है उन लोगों के लिए भी जो ये समझना चाहते हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, किस तरफ ऊंट करवट ले रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। दूसरा, ये चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस बार लाभार्थी तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, यानी कि जो राशन दिया जा रहा है, जो आवास दिया जा रहा है, जो किसानों के खाते में पैसा दिया जा रहा है, उसकी जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इस आधार पर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन की सरकार आ रही है। तो इसकी भी एक परीक्षा हो जाएगी कि क्या जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं उनका इस कदर इंटरफेरेंस है मतदाताओं में कि वो पूरी तरह से चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। जो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव इसलिए जीती चूंकि उसके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता थे, अब वो उनके साथ नहीं हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, इसलिए अब समाजवादी पार्टी को एक पॉलिटिकल एज है। उनकी परीक्षा भी 10 मार्च को हो जाएगी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से मौर्य वोट या ओम प्रकाश राजभर के आने से राजभर वोट ट्रांसफर हुआ। इसके अलावे जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी पिछली बार की तुलना में इस बार कम नजर आई। हालांकि बनारस में मायावती की भी जनसभा हुई और एक आध जगह उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन 17 की तुलना में थोड़ा सा इनका जो इनकी जो इंटेंसिटी है, पॉलिटिकल इंटेंसिटी, राजनीतिक तीव्रता, वो कम हुई है। तो इसके वोटर क्या बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या 17 की तुलना में जो बीजेपी की तरफ गैर जाटव गए थे क्या वो वापस बीएसपी में आ रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 10 मार्च को इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर सबकी नजरें हैं। उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से उन राज्यों की नजर है जहां गैर बीजेपी की सरकार है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की नेता ममता बनर्जी यहां अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के साथ एक संयुक्त रैली भी उन्होंने की थी और उनकी नजर है। चूंकि इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उनकी भी नजर इस पर है। ये तमाम नेता इसलिए नजर बनाए हुए हैं कि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारती है तो चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, उसमें फिर उनको अपने हिसाब से रणनीति बनाने का एक मौका मिलेगा। थर्ड फ्रंट की बात हो रही है कि गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस एक विकल्प खड़ा किया जाए, लेकिन ये विकल्प तभी खड़ा होगा जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारेगी। और इसलिए भी ये तमाम नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश इस समय लाइमलाइट में है। आखिरी चरण का चुनाव बिल्कुल करीब है और आखिरी चरण के चुनाव के साथ ही एग्जिट पोल की शुरुआत होगी। 2 दिन उसका भी शोर शराबा रहेगा और बिल्कुल आखिर में 10 मार्च को जब हम नतीजा देखेंगे तो वो नतीजा सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव का नहीं आएगा, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का भी वो नतीजा होगा जिस पर आने वाले समय की राजनीति अपनी दिशा और अपनी दशा व्यक्त करेगी। नमस्कार।